हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हमारे आसपास कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास देखते हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, कोल। इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है दैट तीनों के तीनों सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम एलिमेंट का बना हुआ है। दैट मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करेंगी क्योंकि ये सब कार्बन के बने हुए हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि तीनों सब्सटेंसेस एक दूसरे से अपीयरेंस वाइज डिफरेंट हैं, दिखने में तीनों सब्सटेंसेस अलग अलग हैं। जहां डायमंड बहुत शाइनी मटेरियल है, वहीं कोल बहुत ही डल, बहुत ही ब्लैक लुकिंग सब्सटेंस है। वैसे ही ग्रेफाइट बहुत ही डल और बहुत ही फ्लेकी सब्सटेंस है। तो टेक्सचर वाइज, अपीयरेंस वाइज, कलर वाइज डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल दिखने में बहुत अलग अलग है और इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हम अपने आसपास देखते हैं जो सेम केमिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हुए हो लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन एलोट्रोपी? एलोट्रोपी का डेफिनेशन आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। The property of an element in which an element exists in more than one form and each form shows the same chemical properties but different physical properties due to difference in the bonding of atoms. तो एलोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है, वो फिनोमिनन है जिसके वजह से इतने सारे एलोट्रोप्स हम अपने आसपास देखते हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल एटसेट्रा। तो ये सब जो बनाने की कार्बन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी कहते हैं। और जो सब्सटेंसेस डिफरेंट हमें मिल रहे हैं, इन सारे सब्सटेंसेस को, इन सारे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम एलोट्रोप कहते हैं। सो जो कंपाउंड्स हमें मिल रहा है, डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमको मिल रहा है, जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हमको मिल रहे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम एलोट्रोप कहते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज एलोट्रोपी। अब कार्बन के क्या सिर्फ यही 3 एलोट्रोप होते हैं या और भी एलोट्रोप्स होते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के एलोट्रोप्स को 2 डिफरेंट मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज एमोर्फस फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन का मतलब ही होता है समथिंग विच हैज डेफिनिट स्ट्रक्चर और शेप, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या शेप रहता है क्रिस्टल्स का, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स का। एमोर्फस ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म में। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के भी 3 सब डिविजन्स हैं या 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, विच इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन। सो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन्स आर 3 डिफरेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एंड ऑन द अदर हैंड अगर एमोर्फस फॉर्म्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें आता है कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक। कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक के बारे में आपने क्लास 8 में डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, सो दैट इज वाई वो पोर्शन यहाँ क्लास 10th में उतना ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है। बट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द पार्ट दैट वी नीड टू फोकस मोर इन क्लास 10th. So we will study about diamond, graphite and fullerene in detail, मतलब उनके प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेस थोड़े बहुत हमें यहाँ पर स्टडी करना है इस वीडियो में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ डायमंड। सो जैसा डायमंड के बारे में हमको पता है दैट डायमंड इज क्वाइट शाइनी। डायमंड इतना शाइन क्यों करता है,
उसका रीजन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे दैट डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड दैट मेक्स इट सो शाइनी ऑल द टाइम। अब डायमंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बहुत ज्यादा चमकदार, बहुत ज्यादा शाइनी होता है, क्रिस्टलाइन होता है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब ये किसी भी दूसरे मीडियम के मुकाबले डेंसर ऑप्टिकल मीडियम है, मतलब इसमें अगर रिफ्रैक्शन होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट बेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Then diamond is considered to be the hardest natural substance that's present on earth. Hardest substance known diamond को कहा जाता है ऐसा क्योंकि इसका हार्डनेस इसके स्ट्रक्चर के वजह से। हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है डायमंड का जिसकी वजह से इसको हार्डेस्ट मटेरियल समझा जाता है। डायमंड की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। डायमंड को नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट्स अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब ये कंडक्ट नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रिसिटी ना हीट। तो हीट कंडक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है डायमंड के थ्रू, ये भी हम लोगों को इसका जवाब मिलेगा फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। एंड डायमंड इज insoluble, doesn't break, doesn't decompose, doesn't soluble, doesn't dissolve in any solvent, चाहे वो पानी हो या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, किसी चीज में डायमंड घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डायमंड की। अब जैसे मैंने बोला कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो ये सब का रीजन हमें कैसे समझ आएगा? रीजन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट डायमंड के स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो ये ऐसा कुछ डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगा। एनसीईआरटी में भी इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नाउ द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें हमको स्ट्रक्चर से समझ में आ रही है। क्या क्या चीजें समझ में आ रही है? पहली चीज तो ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज ब्लैक, ईच ब्लैक डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन एटम। ओके, अगर हम ध्यान से देखते हैं कि कैसे कार्बन की बॉन्डिंग यहां पर हो रही है, तो बीच में मान लो सेंटर में कार्बन का एटम है, उस कार्बन एटम के साथ 4 अलग अलग कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। ओके, सो यू नीड टू इमेजिन दिस इन 3D। इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है दैट हाउ द 4 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ 1 कार्बन एटम एट द सेंटर। तो 4 डायरेक्शंस में इस तरीके से 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स सेंटर वाले कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं। इस तरीके से अटैच्ड होते हैं दैट दे फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। नाउ टेट्राहेड्रल, व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन? टेट्राहेड्रन इज अ 3D स्ट्रक्चर। जैसे क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, पिरामिड होता है, उसी तरीके से टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो अ 3D स्ट्रक्चर। सो टेट्राहेड्रन लुक्स समथिंग लाइक दिस। आपका सेंटर में जैसे कार्बन है, इधर मान लो सेंटर में कार्बन बनाया, इधर एक कार्बन लगा दिया, इस तरफ एक कार्बन लगा दिया, तो 3 कार्बन एटम तो अटैच हो गए और ऊपर एक कार्बन लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये कार्बन एटम का एक फेस इस तरीके से बन रहा है, the other face that's getting formed is this one, okay, like a triangular shape, and then इसके बाद यहां पर एक शेप बन रही है, इन दोनों के बीच में एक शेप बन रहा है, और एक पीछे इसके जस्ट रियर साइड में, जो कि यहां हम आपको स्क्रीन पर नहीं शो कर पाएंगे, बट यू नीड टू इमेजिन दैट वे कि एक पीछे भी एक रियर पार्ट भी है जहां पर इसका एक फेस बन रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग लाइक अ pyramid kind of a shape or a tetrahedron kind of a shape, and that is why you have this kind of dotted lines also shown. तो ऐसी dotted lines हैं जो इसके थ्रू बनाई हुई होती हैं, ऐसी बनी हुई होती हैं, जो कि एक टेट्राहेड्रन शेप ले लेता है। तो ये सिर्फ एक टेट्राहेड्रन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, बट ऐसे बहुत सारे इन्यूमरेबल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है एक डायमंड के टुकड़े के अंदर। So the structure of diamond is so strong because of this tetrahedral arrangement.
अगर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं होता तो डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता। नाउ दीज बॉन्ड्स विच आर शोन विथ दीज सिंगल लाइंस, ये जो आप बॉन्ड्स यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड्स जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है और इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो रही है। नाउ द थिंग इज कि अगर हमने एक टेट्राहेड्रल बनाया, जैसे मान लो सपोज मैंने एक कार्बन एटम से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर एक कार्बन एटम, एक दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम, इस तरीके से एक टेट्राहेड्रन तो बन गया। क्या यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर रुक जाएगा? नहीं, इट विल ऑल्सो कंटिन्यू लाइकवाइज। अब अगर सपोज मैंने इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड आगे कंटिन्यू करना है, तो ये एक कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके साथ तो ये एक बॉन्ड बना ही चुका है, तो वन कार्बन एटम के साथ तो इसका बॉन्ड बन गया। अब इसके पास 3 और बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है, तो अब इसके और 3 कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब will continue likewise with the other one as well। अब मान लो इसको कंसिडर कर लिया, इसके भी एक बॉन्ड तो पहले से ही बन चुके हैं, एक और बॉन्ड इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, यू नीड टू कंटिन्यू दैट वे, आपको ऐसे बॉन्ड्स बनाते जाने हैं, ठीक है। तो जब आप बनाते जाएंगे बॉन्ड्स, तो ये एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसके वजह से आपका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ईच टेट्राहेड्रन यूनिट दैट आई एम ड्रॉइंग, आपको इस तरीके से ऐसे टेट्राहेड्रल यूनिट्स दिखेंगे, ठीक है। हर एक जगह आपको ऐसा टेट्राहेड्रल यूनिट्स दिखेगा जो हम लोगों ने बनाया है। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट तो 2-3 ही आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे इनन्यूमरेबल टेट्राहेड्रल यूनिट्स होता है एक डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर, जो डायमंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ये जो बॉन्ड्स हमने यहाँ पर देखा, कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इजीली ये ब्रेक होता नहीं है। सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओके। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर, सारे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हो गया है कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ दैट, सिंस देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी हीट कैसे कंडक्ट हम कर पाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी कंडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है तो मुझे चार्ज का जरूरत पड़ेगा, चार्ज मीनिंग दैट आई वुड रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट पर्पस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फ्री इन नेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, फ्री टू मूव अबाउट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। अब यहां इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और कोई कोवैलेंट बॉन्ड उतना वीक भी नहीं है कि उसको ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकाल सके, सारे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो इसके वजह से सिंस डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट मेक्स डायमंड अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है हर एक कार्बन एटम का, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। नॉन कंडक्टर क्यों है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड को हम लोग क्या सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारा ये डायमंड यूज हो पाता है? सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस, नॉट जस्ट यूज्ड इन ज्वेलरी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन यूजिंग डायमंड। सो डायमंड सिंस बहुत हार्ड होता है, तो उसके हार्डनेस की वजह से इसको मार्बल, ग्रेनाइट जैसे स्टोन, वैसे मिनरल्स को कट करने के लिए, ग्लास को कट करने के लिए हम लोग डायमंड के पीसेस यूज करते हैं। इसको एज एन एब्रेसिव यूज किया जाता है फॉर पॉलिशिंग हार्ड सर्फेसेस। हार्ड एंड रफ सर्फेसेस को जब रब करके, घिस कर जैसे हम पॉलिश करते हैं, उसके शाइन को बरकरार करने के लिए या उसको पॉलिश करने के लिए भी हम लोग उसको एज अ एब्रेसिव यूज करते हैं।
देन डायमंड्स को जब कट किया जाता है बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए, तो डायमंड डेफिनेटली यूज होता ही है। एंड स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स जो हम लोग सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं, वैसे नाइफ्स को बनाने के लिए भी डायमंड का यूज होता है। सो डायमंड हैज अ लॉट ऑफ यूजेस, नॉट जस्ट इन ज्वेलरी बट इन अ लॉट ऑफ एरियाज डायमंड इज बीइंग यूज्ड। ये हो गया डायमंड का बात। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप में, विच इज ग्राफाइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफाइट। ग्राफाइट के बारे में ये बात है कि ग्राफाइट जो नाम है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्राफस, जिसका मतलब होता है टू राइट। इसीलिए हमारे पेंसिल्स में जो लीड बनती है, जो लीड प्रेजेंट होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट एंड क्ले। क्ले और ग्राफाइट का एक मिक्सचर होता है जो कि लीड ऑफ द पेंसिल को बनाने के लिए यूज करते हैं। और सिंस हम पेंसिल से लिखते हैं, इसीलिए उस ग्राफाइट का नाम ग्राफाइट पड़ जाता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्राफस। नाउ जैसे हमने पढ़ा डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही ग्राफाइट की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला बात, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राफाइट? ग्राफाइट का क्या कलर है? ग्राफाइट हैज अ ग्रेइश ब्लैक कलर and it's a opaque material, doesn't allow light to pass through so easily, but it has a kind of metallic luster. जैसे metals में एक चमक होता है, एक luster होता है, उसी तरीके का एक luster, एक shine आपको ग्राफाइट में दिखता है। Then ग्राफाइट काफी soft होता है in texture wise it's quite flaky, very soft and soapy to touch, very slippery to touch। तो ग्राफाइट का जो ये नेचर है, हैविंग स्लिपरी अपीयरेंस, हैविंग स्लिपरी टेक्सचर, ये क्यों होता है, इसका रीजन हम लोग ग्राफाइट के स्ट्रक्चर को जानने के बाद समझ जाएंगे। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आएंगे, विल रीड अबाउट दैट। देन ग्राफाइट का जो डेंसिटी है वो डायमंड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, विच मेक्स ग्राफाइट अ लाइटर मटेरियल दैन डायमंड। ओके, ग्राफाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब कंडक्ट कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो इसका रीजन भी हम लोग ग्राफाइट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे, दैट व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट्स अबाउट 3800 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका रीजन भी यहां मेंशन्ड है, दैट इट इज ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग के वजह से बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत इजीली ग्राफाइट मेल्ट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, अबाउट 3800 डिग्री सेल्सियस। देन ग्राफाइट इज कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल in most of the common solvents available like water and other organic solvents। किसी में भी ये घुलता नहीं है, insoluble होता है। So this property kind of matches with diamond as well। diamond भी insoluble था, graphite भी insoluble है। Then अगर हम लोग किसी ग्राफाइट के कुछ टुकड़े को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, so we get carbon dioxide only। Okay, nothing else is produced, it only produces carbon dioxide जब इसको बर्न किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर। अब इतना तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है और उसका रीजन समझना है फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। सो सपोज लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। अब ग्राफाइट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके के हेक्सागोनल प्लेन्स हैं जो आपको ऐसे स्टैक्ड दिखाई देते हैं। These are hexagonal planes which are stacked over one another। Now what is a hexagonal plane that I'm talking about? हर एक ब्लैक डॉट एक कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सिंबॉलिकली बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ऐसे 6 कार्बन एटम्स होंगे जो एक हेक्सागोनल रिंग के शेप में खुद को अरेंज करते हैं। तो 6 कार्बन एटम्स टुगेदर आर मेकिंग अ रिंग, कार्बन
एटम का एक रिंग बना रहे हैं, तो 6 कार्बन एटम्स ऐसे हेक्सागन के शेप में खुद को अरेंज करते हैं। तो ये तो मैंने एक रिंग बनाया। तो इस तरीके से यहां पर आपको डायग्राम में ये एक रिंग दिख रहा है, दूसरी रिंग दिख रही है, तीसरी है ना, ये 4th रिंग, 5th रिंग, ऐसे 5 रिंग आपस में अटैच्ड। ओके, अब ये हेक्सागोनल रिंग बहुत सारे दूसरे हेक्सागोनल रिंग से अटैच्ड होता है और इसके नीचे इसी तरीके का एक और लेयर प्रेजेंट है। ओके, लाइक दिस यू हैव अ सेकेंड लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स लाइक दिस। उसी तरीके से एक थर्ड लेयर भी आपको दिख रही है हेक्सागोनल रिंग्स की। ओके, अब क्या होता है कि इन हेक्सागोनल रिंग्स को भी आपस में ज्वाइंड रहने के लिए, अटैच्ड रहने के लिए वीकर बॉन्ड से इसको अटैच किया जाता है। सो व्हाट एवर वीकर बॉन्ड्स आर देयर, आपको डायग्राम में ऐसे डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डायग्राम में आप देखेंगे इस तरीके की डॉटेड लाइंस। सो व्हाट आर दीज डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंटिंग? आपको यहाँ डॉटेड लाइंस का मतलब दिखाया जा रहा है वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट आर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? ऐसे ये वर्ड जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये हम लोग क्लास 11th में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर उसको अभी समझें कि क्या है, तो उसको हम बस आपको इतना ही अभी क्लास 10th में समझने के लिए कहेंगे दैट दीज आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर वेरी वीक। ओके, बहुत ही वीक फोर्स है, तो जिसके वजह से ये कार्बन के जो हेक्सागोनल रिंग्स है वो आपस में ऐसे स्टैक्ड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं और एक दूसरे को छोड़कर कहीं और नहीं मूव करते हैं। ठीक है, सो ये वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हेक्सागोनल रिंग्स आपस में अटैच्ड रहेंगे। तो इसलिए इस नाम को देखकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है दैट व्हाट इज दिस। यू जस्ट कंसिडर दिस टू बी अ वीक फोर्स, जिसके बारे में क्लास 11th में डिटेल्स में आप पढ़ेंगे ही। तो अभी फिलहाल के लिए इसको कंसिडर कर लीजिए दैट दीज डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट वीक बॉन्ड्स और वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब होता क्या है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके के। सिर्फ ऐसे 3 लेयर्स नहीं है, और भी डिफरेंट लेयर्स होंगे, ऐसे इन्यूमरेबल लेयर्स होते हैं। अब हम लोग को समझना है जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोला कि वो प्रॉपर्टीज का रीजन आप उसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। तो हमें 2 प्रॉपर्टीज का रीजन समझना था। पहला जो प्रॉपर्टी था जिसका रीजन समझना था दैट इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ओके, सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग? सॉफ्ट एंड स्लिपरी टेक्सचर इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंस ये डॉटेड लाइंस बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है, तो एक हेक्सागोनल रिंग दूसरे हेक्सागोनल रिंग पर स्लाइड कर सकता है। ओके, स्लाइड कर सकता है, स्लिप कर सकता है, जो रीजन है इसके स्लिपरी टेक्सचर का। So why graphite is considered to be slippery and soft? Because the layers of hexagonal rings can slide over one another. ठीक है, hexagonal ring आपस में स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये स्लाइडिंग नेचर के वजह से ही ग्राफाइट को हम स्लिपरी बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मेनी सब्सटेंसेस, जैसे कि इसको ग्रीस बनाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीस जो कि हम लोग यूज करते हैं टू ओवरकम फ्रिक्शन इन अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स। बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स में, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के चीजों में हम लोग ये ग्रीस का यूज करते हैं। बहुत सारे मशीनरी में ग्रीस का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि वियर एंड टियर एंड फ्रिक्शन के वजह से ये पार्ट्स जो हैं वो घिसने लगते हैं, तो फ्रिक्शन कम हो इसके लिए ग्रीस यूज होता है। अब ग्रीस को बनाने के लिए ग्राफाइट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। अब ये ग्राफाइट क्यों यूज हो रहा है लुब्रिकेंट बनाने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए? बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी टेक्सचर। स्लिपरी क्यों है ये? इसीलिए है क्योंकि इसका हेक्सागोनल रिंग आपस में स्लिप एंड स्लाइड कर सकता है। दैट्स द रीजन। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी का हमको रीजन समझना था दैट वाज इट्स कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट कर पाता है। तो रीजन ये है कि ये जो डॉटेड
लाइंस हैं ये तो आपके बहुत ही वीक स्ट्रक्चर्स हो गए, राइट, बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब हर एक कार्बन पर तो दो ही बॉन्ड्स बन रहा है, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रही है इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए, अभी भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए। किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करना पड़ेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग यूज्ड करेंटली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज आर करंटली फ्री राइट नाउ। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि ये बॉन्डिंग में अभी तक इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दैट इज द रीजन कि ग्राफाइट के पास प्रेजेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव अबाउट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। क्योंकि कोई भी चीज कंडक्शन कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है आपको, तो आपको चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना जरूरी है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, और वही डायमंड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ग्राफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ओके, इवन दो इट्स मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का बना हुआ है, बट फिर भी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफाइट के यूजेस, दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ कंडक्टर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, और कहां पर हम लोग ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफाइट का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे इट्स यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, एंड इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे कैथोड एनोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, तो वो ज्यादातर हम ग्राफाइट का बनाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन जैसे मैंने आपको बताया दैट इट्स क्वाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टेक्सचर, तो इसलिए इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है इन अ लॉट ऑफ मशीनरी। ओके, देन ग्राफाइट को यूज किया जाता है टू मॉडरेट द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ग्राफाइट का यूज है। देन ग्राफाइट को अगर हम वैक्स और क्ले के साथ मिक्स करते हैं तो उससे पेंसिल की लीड तो बनाई ही जाती है। आपको मालूम ही है कि पेंसिल का लीड क्या कंटेन करता है, ग्राफाइट कंटेन करता है। ओके, देन आफ्टर दैट ग्राफाइट के क्रूसिबल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। क्रूसिबल्स बेसिकली मींस कंटेनर्स जिसमें हम कोई चीज रखकर हीट कर पाएंगे। तो ग्राफाइट के बने हुए ऐसे कंटेनर्स होते हैं, या ऐसे बोल्स जैसा होता है, बोल जैसा शेप का होता है ग्राफाइट का बना हुआ क्रूसिबल्स, जिसको हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर भी वो मेल्ट नहीं करता है। सो इसमें इस ग्राफाइट के बने हुए क्रूसिबल्स में हम बाकी दूसरे चीजों को रखकर मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफाइट खुद मेल्ट नहीं होता है। तो ये सब कुछ कॉमन यूजेस है ग्राफाइट के जो हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट एंड डायमंड। ग्राफाइट एंड डायमंड की प्रॉपर्टीज हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि दोनों एलोट्रोप्स हैं, दोनों कार्बन के बने, बट स्टिल दे हैव सम डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी है अकरेंस। तो हम लोग देखते हैं कि डायमंड इज समथिंग दैट इज फाउंड इन फ्री स्टेट, वेयर एज ग्राफाइट को हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ग्राफाइट को नेचुरली तो अकर वो होता ही है, जैसे डायमंड भी नेचुरली मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, ग्राफाइट भी मिलता है, लेकिन ग्राफाइट को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। देन लेट्स टॉक अबाउट अपीयरेंस। डायमंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, एंड ट्रांसपेरेंट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, इट्स क्वाइट शाइनी। ओके, similarly graphite is kind of black in color and has a very high refractive index, जैसे कि
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वैसे ग्रेफाइट का क्वाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सिमिलरली क्रिस्टलाइन शेप, सो क्रिस्टल शेप की अगर बात करें तो इट हैज गॉट क्रिस्टल्स, ओके। सो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बोल रहे हैं क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रन्स मिलकर के ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एंड ग्रेफाइट में ऑन द अदर हैंड इट हैज हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, ओके, क्योंकि उसके पास हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, इट्स अ क्वाइट हार्ड मटेरियल, बट ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। डेंसिटी वाइज अगर बात करेंगे तो डायमंड हैज गॉट अ वेरी हाई डेंसिटी, और ग्रेफाइट की कुछ मीडियम डेंसिटी होती है, बहुत मॉडरेट डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। देन लेट्स टॉक अबाउट हीट कंडक्शन। डायमंड नॉन कंडक्टर होता है, whereas ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अगर हीट कंडक्शन के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन ऑफ एयर। हवा में उसका क्या, अगर हवा में डायमंड और ग्रेफाइट को रखते हैं या उसको बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या होगा। डायमंड को अगर एयर में बर्न किया जाए तो उसको बर्न करने के लिए अप्रॉक्स 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लगेगा, एंड इट इज ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न। और वहीं अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं एयर में तो इट विल बी बर्न्ड एट अ कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डायमंड को बर्न होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, ग्रेफाइट को बर्न होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। दैट्स द रीजन, दैट्स द कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग कम पढ़ेंगे यहाँ पर थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, विच इज बकमिंस्टर फ्यूलरीन। नाउ फ्यूलरीन का जो शेप है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, the main example that we are going to read is C60, और ये डायग्राम भी C60 का है। तो C60 is a kind of fullerene that we will read। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स है और बहुत सारे पेंटागोनल रिंग्स हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला चीज कि ये फ्यूलरीन बनता कैसे है। फ्यूलरीन बनाने के लिए हम लोगों को ग्रेफाइट को हीट करना पड़ता है एक इलेक्ट्रिक आर्क में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गन। और जो सोटी मटेरियल आपको मिलेगा आफ्टर द हीटिंग प्रोसेस, उसको आपको कॉन्डेंस करना है, उसका कंडेंसेशन करवाना है, और कंडेंसेशन करने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज नेम्ड एज फ्यूलरीन। इसमें Cn नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इट कुड रेंज फ्रॉम 60 टू अ लॉट ऑफ नंबर्स लाइक 120, 150, 100 एटसेट्रा। तो यहाँ जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज C60 मॉलिक्यूल। अब ये जो C60 मॉलिक्यूल है ये एक सॉकर बॉल से मैच करता है, मतलब एक फुटबॉल के शेप के जैसा आपको दिखाई देगा फ्यूलरीन। और इस सॉकर बॉल शेप के C60 फ्यूलरीन का एक स्पेशल नाम होता है बकमिंस्टर फ्यूलरीन। अब इस बकमिंस्टर फ्यूलरीन में 26 मेंबर्ड रिंग्स हैं, मतलब 20 हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू से अबाउट दिस, कि ये जो रिंग आपने यहां देखी इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स हैं, मतलब 6 रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे 20 रिंग्स प्रेजेंट है, और 12 रिंग्स ऐसे हैं जो कि पेंटागोनल रिंग्स हैं। ओके, सो दिस इज द वे इट इज फॉर्म्ड। और प्रोसेस वगैरह इतना नहीं पूछा जाता है कि फ्यूलरीन बनेगा कैसे, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ बता दिया। बस नाम याद रखना है आपको यहाँ से कि बकमिंस्टर फ्यूलरीन इज द थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, और बकमिंस्टर फ्यूलरीन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। फ्यूलरीन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यूएस आर्किटेक्ट का बना हुआ एक जियोडेसिक डोम प्रेजेंट है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्डिंग का एक फॉर्म होता है, और
ये बिल्डिंग का जो फॉर्म है वो एक सॉकर बॉल से मैच करता है. इट मैचेस क्वाइट अ लॉट विद अ सॉकर बॉल. एक फुटबॉल के शेप का होता है और इस जियोडेसिक डोम को बनाने वाले का नाम है फ्यूलर. ओके, उनका नाम ही है फ्यूलर एंड उनका नाम पूरा मेंशन्ड है एनसीईआरटी में. यू कैन सी फ्रॉम देयर एज वेल. तो फ्यूलर ने जो ये जियोडेसिक डोम बनाया था, जो कि बिल्डिंग है बेसिकली और बॉल के शेप की है, तो उस बॉल शेप से काफी मैच करता था C60 का स्ट्रक्चर एंड दैट इज वाई फ्यूलर के नाम से इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया फ्यूलरीन. ओके, एंड इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम C60 को हम बकमिंस्टर फ्यूलरीन, एक स्पेशल नाम हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई द नेम इज बकमिंस्टर फ्यूलरीन. फ्यूलरीन नाम आता है फ्यूलर से. दैट्स अ US आर्किटेक्ट. Okay, apart from this, let us talk about the next part, which is after knowing about the crystalline forms, next है हमारे पास amorphous forms. Amorphous forms, amorphous का मतलब होता है not having fixed shape or structure. मतलब ऐसे forms जिसमें कि आपको कोई fixed structure कभी नहीं मिलेगा, fixed structure कभी नहीं होगा, हर बार कुछ different structure होगा. तो ऐसे फॉर्म्स को हम अमॉर्फस फॉर्म्स बोलते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक. ऐसे इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट एटलीस्ट नो अबाउट दीज फॉर्म्स अ बिट. कोक कोल से बनता है एंड इट इज जनरली यूज्ड एज अ फ्यूल. ओके, तो इसको बनाने के लिए हमको कोल का जरूरत पड़ता है और इसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है. देन चारकोल is considered to be highly porous in nature. बहुत पोरस मटेरियल होता है चारकोल और ज्यादातर हम एक्टिवेटेड चारकोल को देखते हैं दैट इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन. बहुत सारे प्यूरिफायर्स में, बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर्स में चारकोल यूज किया जाता है. देन कार्बन ब्लैक हाइड्रोकार्बन की मदद से बनाते हैं हम लोग. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा. सो हाइड्रोकार्बन से कार्बन ब्लैक बनता है एंड सिंस इसका नाम कार्बन ब्लैक है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो एज अ पिगमेंट यूज करते हैं, एज अ ब्लैक पिगमेंट उसको यूज किया जाता है ब्लैक इंक बनाने के लिए. ओके, सो ये ब्लैक इंक बनाने में जो कलर, जो पिगमेंट का यूज है, दैट्स मेड अप ऑफ कार्बन ब्लैक. सो ये कुछ यूजेस हैं अमॉर्फस फॉर्म्स के. ऐसे आप चाहें तो अपने इंफॉर्मेशन के लिए इसको याद रख सकते हैं, बट अमॉर्फस फॉर्म्स को उतना आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है एज इट इज नॉट क्वाइट डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी. ज्यादा अगर आपको पढ़ना ही है तो इस एलोट्रोप में आप 3 एग्जांपल्स याद रखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन, और उनके प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दैट why carbon forms a variety of carbon compounds. कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं. तो पहला तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कार्बन, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था दैट कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बट इट इज गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड्स. लेकिन क्या सिर्फ कार्बन ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? क्या दूसरे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते? अगर दूसरे एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाकर इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है और बाकी इलेक्ट्रॉन शेयर करके इतने कंपाउंड्स नहीं बना पा रहे? सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? व्हाट इज मेकिंग कार्बन सो स्पेशल? तो इसके 4 फैक्टर्स हैं. देयर आर 4 रीजंस बिहाइंड दिस. सो लेट अस टॉक अबाउट द 4 रीजंस. फर्स्ट रीजन है कैटिनेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. ओके, कैटिनेशन मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ atoms of an element to link with one another by stable covalent bonds to form straight chain, branched chain और rings. इसका मतलब होता है कैटिनेशन. नाउ इसको हम थोड़ा आपको सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है.
कैटिनेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें तो इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। ओके, सेल्फ मतलब खुद से, खुद के साथ, लिंकेज मतलब होता है जुड़ जाना। ओके, सो अगर हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन कैन लिंक विथ अनदर कार्बन एंड विल कंटिन्यू डूइंग सो, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। ये मैंने सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया तो ये एक स्ट्रेट चेन बन गया। ओके, सिमिलरली कार्बन कैन फॉर्म अ ब्रांच एज वेल। तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट हियर कि कार्बन इस तरीके से सीधे 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 कनेक्ट हो सकता है और ऐसे स्ट्रेट चेन बना सकता है। ओके, देन कार्बन की एबिलिटी है कि कार्बन इस तरीके से स्ट्रेट तो बन ही रहा है, इस तरीके से ब्रांचेस भी कार्बन में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रांच्ड चेन। थर्ड पॉसिबिलिटी है दैट कार्बन कैन फॉर्म अ क्लोज रिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। इट कुड हैव अ क्लोज रिंग लाइक दिस। ओके, तो कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो खुद के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकेज कहा जाता है या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। और सेल्फ लिंकिंग के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है कैटिनेशन। सो कभी भी वर्ड आएगा कैटिनेशन तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेल्फ लिंकेज, खुद के साथ बॉन्ड्स बनाना। ओके, नाउ क्या ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कोई और कर सकता है? क्या कोई दूसरे मेटल्स ये चीज कर पाते हैं? क्या ये पॉसिबल है दूसरे नॉन मेटल के लिए कि वो ऐसे खुद के साथ बॉन्ड बनाए? तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी और मेटल्स के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये चीज यहां पर देखो मेंशन्ड है ऑलरेडी दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज ओनली लिमिटेड टू कार्बन। दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, सिलिकॉन, ये सब अगर कैटिनेशन करना भी चाहें तो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक ये शो कर पाते हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में जो कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन ही कर पाता है और बाकी के नॉन मेटल ये सब नहीं कर पा रहे? तो इसके पीछे एक रीजन है, कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस है? पहला कि कार्बन कैन नॉट डोनेट और कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसीलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो कैटिनेशन करने के लिए केपेबल है। दूसरा रीजन है दैट कार्बन का बहुत ही छोटा साइज होता है, इट हैज गॉट अ वेरी स्मॉल साइज, जिसके वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काफी स्ट्रांगली पकड़कर रखता है, जिससे कि बहुत स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड्स बनता है। ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका साइज इतना छोटा नहीं होता और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बनाने का कैपेबिलिटी है। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4। टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4। टेट्रा मीन्स 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड वैलेंसी ऑन द अदर हैंड टेल्स यू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनेंगे वो वैलेंसी के वैल्यू से पता चलता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा ही बनाएगा। तो इतना मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने का कैपेबिलिटी कार्बन के पास है। बाकी दूसरे किसी एलिमेंट में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि 4 बॉन्ड बनाकर वो स्टेबल रहे। सो इसीलिए कार्बन का सेल्फ कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इतना ज्यादा एक्सटेंट में दिखाई देता है। सो किस तरीके के चेन्स कार्बन बना सकता है? कार्बन इस तरीके का स्ट्रेट चेन बना सकता है, इस तरीके का ब्रांच्ड चेन बना सकता है और ऐसे रिंग्स बना सकता है। रिंग्स में ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब ये हेक्सागोनल रिंग है। देन दिस रिंग दैट यू कैन सी ये 4 मेंबर्ड रिंग है। ओके, देन ये 5 मेंबर्ड पेंटागोनल रिंग है। तो इस तरीके के आपको रिंग्स भी दिखेंगे, ब्रांच्ड चेन भी दिखेगा कार्बन का एंड स्ट्रेट चेन भी दिखेगा जिसमें कार्बन को सीधा सीधा कनेक्ट किया गया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैटिनेशन।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास जो उसको इतना स्पेशल, इतना वर्सेटाइल बनाती है। अब हम लोग आ जाएंगे इसके सेकंड रीजन में। सो व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज टेट्रावैलेंसी। सो टेट्रावैलेंसी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा दैट इट इज रिक्वायरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसकी वैलेंसी 4 है तो ये 4-4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो कभी भी कार्बन के आसपास बॉन्ड्स बनाना है तो इस तरीके के 4 लाइंस मुझे बनाने ही पड़ेंगे, और ये बहुत ही इजीली 4 बॉन्ड्स बनाकर स्टेबल रह सकता है। ऐसे तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4 होता है, लेकिन वो 4 बॉन्ड्स बनाकर स्टेबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को ही इतना स्पेशल कंसिडर करते हैं, इतना वर्सेटाइल कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी ऑल्सो। नेक्स्ट रीजन है अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना मतलब कार्बन एक ही एलिमेंट के साथ, जैसे सपोज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ वो ऐसे डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एक ही एलिमेंट के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन खुद के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, खुद के साथ ही इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सो कार्बन खुद के साथ जब ऐसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से जब वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के लिए केपेबल है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इसलिए वो इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने मल्टीपल बॉन्ड्स को स्टेबल फॉर्म में होल्ड करके रख पाता है। अगर ये स्मॉल साइज वाला स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन के पास नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन इज इजीली एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि बाकी किसी नॉन मेटल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। Then the last reason that is making carbon so versatile is isomerism. Isomerism क्या होता है? Isomerism होता है कि जैसे suppose I just draw 2 different structures over here, okay? जैसे मान लो ऐसे कार्बन के मैंने 4 एटम्स को ऐसे लिख दिया एक स्ट्रेट चेन में, ओके? नाउ अब इसी को suppose if I write it in this manner, और एक कार्बन को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है? अगर यहां पे मैं आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में पूछूंगी कितना कार्बन एटम है, तो यू वुड राइट दैट यहां पर टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन यहां पर सेकंड वाले में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? यू विल ऑल्सो से कि यहां पर भी 4 एटम्स हैं। लेकिन दिखने में तो दोनों बहुत अलग है। दिखने में ये एक स्ट्रेट चेन बना रहा है, बिल्कुल सीधा सा ऐसा लॉन्ग सा चेन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ब्रांच दिख रहा है। ब्रांचिंग मतलब ये ब्रांच बन रही है, ये मेन चेन है। तो ब्रांचेस बनना और इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखना, बट इवन दो द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिमेनिंग द सेम। तो ऐसे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म को हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ फिलहाल के लिए आप एज अ इंट्रोडक्शन समझ लीजिए दैट आइसोमेरिज्म वो फिनोमिनन है जिसके वजह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ओके? तो ये चीज सिर्फ कार्बन कर सकता है, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो ऐसे तरीके से अलग अलग तरीके से बॉन्ड्स बना सके और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग ऑब्टेन कर सके। बाकी किसी मेटल या किसी भी नॉन मेटल में ये सब मुझे नहीं दिखाई देता, सिर्फ कार्बन में ही ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। So because of these 4 special properties that carbon has, that is starting from catenation, second property tetravalency, third property is tendency to form multiple bonds, and fourth property is isomerism. तो इन 4 प्रॉपर्टीज के वजह से ही कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं और हर तरफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? So this is making carbon so special. So right, that is all from my side in this video. Thank you everyone for watching the video. Next video में हम लोग पढ़ेंगे about organic compounds and hydrocarbons. That will be the third video of carbon and its compounds. So thank you everyone for watching the video. We will meet next time.